हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस दैट इज अबाउट द कमर्शियल पेपर। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। चलिए, नाउ कमर्शियल पेपर जो होता है ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली 1 साल तक के मैच्योरिटी के लिए डील किए जाते हैं एंड शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए डील किए जाते हैं। सो दिस इज अनसिक्योर्ड सिस्टम, दिस इज बेसिकली अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, दिस इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और इनकी मैच्योरिटी भी जो होती है वो मैक्सिमम 1 साल तक की होती है। मैच्योरिटी भी जो होती है वो मैक्सिमम 1 साल तक की होती है और इनको डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है एंड दीज आर बेसिकली हेल्ड इन द डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट, यानी कि डीमेट फॉर्मेट में आप इनको मेंटेन करते हो, यू बेसिकली डू मेंटेन देम इन डीमेट फॉर्मेट। क्लियर विद इट? तो कमर्शियल पेपर जो होते हैं दीज आर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और इनको आप डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में होल्ड करते हो और इनका इश्यूएंस जो होता है 5 लाख रुपीज या मल्टीपल ऑफ 5 लाख रुपीज के केस में होता है। So it's basically these are being held in the denomination of rupees 5 lakh or multiple of 5 lakh rupees, right? वो भी चीज होती है। और मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होती है इनकी? मिनिमम मैच्योरिटी इज ऑफ 7 days, मैक्सिमम मैच्योरिटी इज ऑफ 12 months। यानी कि मिनिमम मैच्योरिटी रहेगी 7 दिन की, मैक्सिमम मैच्योरिटी होती है 12 महीने की। दैट्स द पॉइंट रिलेटेड टू इट, आपको इन चीजों को समझना है। और इन्हें इशू किया जाता है डिस्काउंट के ऊपर। दीज आर इशूड ऑन डिस्काउंट, कहने का मतलब है कि अगर आ, जो एक कमर्शियल पेपर है उसकी मान लो डिनोमिनेशन 5 लाख की है तो इट विल बी इशूड लेट्स से फॉर 4,70,000, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड के केस में होता है ना। तो ऐसा कोई रिटर्न नहीं मिलेगी, लेकिन जो इंट्रिंसिक रिटर्न है वो आपको मिलती है। इंट्रिंसिक यील्ड इज देयर इन केस ऑफ द कमर्शियल पेपर्स। क्लियर विद इट? So these are the important points related to it. So these are issued on discount. These are unsecured money market instruments जिनको promissory note के फॉर्म में इशू किया जाता है। promissory note क्या होता है? Like a company is basically promising, let's say यहाँ पर कंपनी है XYZ एंड इसको शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल फंड चाहिए, तो या तो ये बैंक से जाकर के सीसी लिमिट ले सकती है, ओवरड्राफ्ट ले सकती है, या फिर इट कैन बी इशूइंग द कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर को इशू कर देंगे ये, ठीक है, जिनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम कितनी होगी? 1 साल तक की होगी, मिनिमम मैच्योरिटी 7 दिन की होगी। और इनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से पहले क्रेडिट रेटिंग भी करवानी पड़ेगी। और कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग है विच इज रिक्वायर्ड इज A3। इफ यू रिमेंबर, लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा अगर रेटिंग की गई है तो रिस्क वेटेज उसके हिसाब से असाइन की जा सकती है। तो आई टोल्ड यू कि कमर्शियल पेपर के लिए जो मिनिमम रेटिंग चाहिए दैट इज A3 रेटिंग विच इज रिक्वायर्ड। और जो ये कमर्शियल पेपर्स होते हैं दीज आर इशूड इन द मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 5 लाख, ठीक है, डिनोमिनेशन 5 लाख की रहती है और इनको डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जाता है। नाउ हु आर एलिजिबल सो एज टू इशू द कमर्शियल पेपर्स? जो भी कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनका स्टैंडर्ड फंड बेस्ड फैसिलिटीज चल रही हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फंड बेस्ड फैसिलिटी चलनी जरूरी है, उनकी सीसी लिमिट चलना जरूरी है। और साथ ही साथ दे मस्ट बी हैविंग अ टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ मिनिमम ऑफ रुपीज 4 करोड़। ये एलिजिबिलिटी है कि कंपनीज ने अगर इशू करना है तो कम से कम जो टेंजिबल नेटवर्थ चाहिए, the tangible net worth which is required is basically minimum 4 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ या उससे ज्यादा का जो टेंजिबल नेटवर्थ है that is basically required। अगर अदर देन डेट है, लेट्स से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियंस, गवर्नमेंट एंटिटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन्होंने बेसिकली अगर कमर्शियल पेपर को इशू करना है तो इनका नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ का होना चाहिए। then they should be having the net worth of minimum of 100 करोड़ रुपीस। और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितनी चाहिए? इट इज A3। A3 क्रेडिट रेटिंग चाहिए कम से कम एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। लेकिन अगर इशू अमाउंट जो है वो 1,000 करोड़ से ज्यादा है एक कैलेंडर ईयर में, इशूइंग अमाउंट ऑफ द कमर्शियल पेपर्स इन वन कैलेंडर ईयर इज मोर देन 1,000 करोड़, तो उसके केस में
आपको कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से जो कि सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है, उनसे आपको कम से कम A3 रेटिंग चाहिए, दोनों से, देन यू कैन बी इशूइंग इट। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? काइंडली कंफर्म। तो इफ वी लुक एट द रेटिंग रिक्वायरमेंट, तो रेटिंग रिक्वायरमेंट कितनी है? इट इज द A3 रेटिंग विच इज मिनिममली रिक्वायर्ड। लेकिन अगर इशू 1000 करोड़ से ज्यादा है एक कैलेंडर ईयर में, उसके केस में आपकी रेटिंग रिक्वायरमेंट इवन आपकी बढ़ जाती है कि आपको दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी, एंड जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होगी दैट विल बी एप्लीकेबल। देन इट्स रिलेटेड टू द सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग। तो क्या सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो कमर्शियल पेपर्स को? यस, दैट्स बेसिकली अलाउड। सेकेंडरी मार्केट में कर सकते हो, ट्रेडिंग भी होती है इनका, सेकेंडरी मार्केट भी अवेलेबल है। यानी कि प्राइमरी मार्केट होगी जहां पर कंपनी इशू करेगी कमर्शियल पेपर को, और सेकेंडरी मार्केट होगी जहां पर इन्वेस्टर्स आपस में खरीद बेच रहे हैं, ठीक है। एंड जितने भी, अगर कोई भी OTC डील होती है, लेट्स से ओवर द काउंटर कोई डील हुई है सेकेंडरी मार्केट में, या सेटलमेंट हुई है, सो दैट इज टू बी रिपोर्टेड विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर बताना पड़ेगा। कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर? इट्स रिलेटेड की जो फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बताना पड़ेगा। और कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं मिलता है, और अगर कमर्शियल पेपर की जो मैच्योरिटी है दैट इज ऑन हॉलीडे, तो इट इज टू बी पेड ऑन द प्रीवियस डे, तो उसे पिछले दिन वापस करना है। एंड बायबैक कब अलाउड है? बायबैक इज अलाउड आफ्टर द 30 days ऑफ इशुएंस। यानी कि अगर आप बायबैक करना चाहते हो कमर्शियल पेपर्स को, दैट इज अलाउड, लेकिन आफ्टर द 30 days ऑफ इशुएंस आप बायबैक कर सकते हो, राइट। देन आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स रिलेटेड टू द वेज एंड मींस एडवांसेस, इसको हम WMA एडवांसेस के नाम से जानते हैं। इट्स रिलेटेड टू द वेज एंड मींस एडवांसेस। यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। सो वेज एंड मींस एडवांसेस जो होता है, दीज आर द टेम्परेरी लिक्विडिटी फैसिलिटीज। क्या होते हैं? टेम्परेरी लोन होता है, टेम्परेरी लिक्विडिटी फैसिलिटी होती है, जो एक्सटेंड की जाती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि जो भी उनके रिसीट एंड पेमेंट के शॉर्ट टर्म मिसमैचेस हैं उनको कवर अप करने के लिए कौन पैसा देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस देता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है रिलेटेड टू द अग्रीमेंट बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट्स, दैट इज अ लीगल बेसिस ऑफ द WMA एडवांसेस। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटेड टू WMA फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नॉर्मल WMA होता है यहाँ, तो या फिर एक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। तो जब जब भी एडवांस दिया जाएगा बाय द RBI टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, WMA एडवांस दिया जाता है, तो यहाँ तो नॉर्मल WMA होगा, या इट विल बी ओवरड्राफ्ट। यानी कि अगर WMA की लिमिट एक्सीड कर गई, बिकॉज WMA जो होता है दैट इज बेसिकली फॉर 90 डेज पीरियड। कितने के लिए होता है? 90 डेज के लिए जो एक WMA एडवांस है, वेज एंड मीन एडवांस है, वो दिया जाता है। एंड अगर टाइम पीरियड उससे एक्सीड हो जाता है, देन इन दैट सिनेरियो से ओवरड्राफ्ट शामिल किया जाता है, ठीक है। एंड जो लिमिट होती है दैट इज टू बी रिव्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि RBI इस लिमिट को रिव्यू करती है कि कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड WMA लिमिट के एक फिक्स्ड सीलिंग होती है, देयर इज अ फिक्स्ड सीलिंग रिलेटेड टू इट, ठीक है। एंड ओवरड्राफ्ट जो है दैट्स बेसिकली अलाउड बियॉन्ड द WMA लिमिट। यानी कि कोई भी आपका WMA एडवांस जो है वो 10 दिन के बाद लगातार आपका कंसेक्यूटिव डेज के बाद परमिट नहीं रहना चाहिए। एंड अगर ओवरड्राफ्ट एक्सीड करता है लिमिट के बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब डेज, तो RBI पेमेंट को स्टॉप भी कर सकता है, स्टॉप पेमेंट भी कर सकता है। एंड कौन सा इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल रहेगा? द WMA इज बेस्ड अपॉन द, जो WMA रहेगा दैट इज बेस्ड अपॉन द रेपो रेट। रेपो रेट के ऊपर WMA एडवांस दिया जाता है। एंड इफ इट इज ओवरड्राफ्ट मींस बियॉन्ड 10 डेज, तो उसके सिनेरियो में द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी एप्लीकेबल, इट इज अ रेपो रेट प्लस 2%। इन दैट सिनेरियो द रेट विच विल बी एप्लीकेबल इज रेपो रेट प्लस 2%। क्लियर विद इट? ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो WMA एडवांस जो फैसिलिटी होती है दैट्स बेसिकली इज अवेलेबल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड कितने टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होती है? दिस इज बेसिकली अवेलेबल इन द फॉर्म फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 90 डेज, ठीक है। एंड फॉर द इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो रेपो रेट के ऊपर बेस्ड रहता है। एंड जो लिमिट होती है वो म्यूचुअली डिसाइड की जाती है। अगर WMA एक्सटेंड किया गया है 90 डेज से ज्यादा का, तो उससे क्या ट्रीट किया जाता है? उसे ओवरड्राफ्ट कंसीडर किया जाता है। और ये ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी लिमिट है कि ओवरड्राफ्ट जो है वो 10 दिन से लगातार नहीं खड़े रहना चाहिए, यानी कि शुड नॉट बी अलाउड बियॉन्ड 10 कंसेक्टिव डेज।
10 दिन के बाद लगातार नहीं चल सकता, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उस सिनेरियो में जो पेमेंट्स हैं, स्टॉप पेमेंट्स की जा सकती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, by the Reserve Bank of India. Further, it's related to WMA scheme for the state governments. तो दो टाइप की आपके पास स्कीम है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स, लाइक वन इट इज रिलेटेड टू द एसडीएफ, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। क्या कहते हैं इसे? वी से टू बी एसडीएफ, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के नाम से इसको जाना जाता है, या हम इसको नॉर्मल डब्ल्यूएमए कहते हैं। सो आइदर वी से टू बी एसडीएफ, right, state special drawing facility, or we say to be normal WMA, right। अगर मैं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के बारे में बात करता हूं, दैट इज बेसिकली अवेलेबल बिफोर अवेलिंग द डब्ल्यूएमए, यानी कि आपके डब्ल्यूएमए वेज मीन एडवांसेस से पहले एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है जिसको स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। एंड फर्दर इट इज एक्सटेंडेड अगेंस्ट द मॉर्टगेज, अगेंस्ट द कोलेटरल, ठीक है, यानी कि जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनके अगेंस्ट दी जाती है। एंड इंटरेस्ट रेट जो रहेगा दैट विल बी 1% लेसर देन दैट ऑफ द रेपो रेट, जो एसडीएफ के केस में एप्लीकेबल रहता है। एंड अगर नॉर्मल डब्ल्यूएमए के बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर आपकी स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी लिमिट जो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको नॉर्मल डब्ल्यूएमए मिल सकता है, जिसका टाइम पीरियड सेम रहेगा, 90 डेज का रहेगा। एंड जो लोन रहेगा, एंड जो लोन अमाउंट रहेगा डब्ल्यूएमए का, वो 3 साल के एक्चुअल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेस पर डिसाइड किया जाता है। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द रेपो रेट इन केस ऑफ द डब्ल्यूएमए। एसडीएफ के केस में रेपो रेट -1% था, लेकिन अदरवाइज कितना रहेगा, रेपो रेट के ऊपर रहता है। क्लियर विद इट? ये टॉपिक क्लियर हो गया रिलेटेड टू द वेज एंड मीन्स एडवांसेस। डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंटेशन, विच इज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि लाइक एक रिटर्न रिकॉर्ड है, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड है जिसको बेसिकली एग्जीक्यूट किया गया है बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। एंड एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने प्रॉपर स्टैंपिंग कर दी है, प्रॉपर आपने सिग्नेचर्स कर दिए हैं, दैट इज बेसिकली मींस अ एग्जीक्यूशन, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए थे आपने उनको ऑब्टेन कर लिया, बोरोवर्स के सिग्नेचर चाहिए थे आपने वो ले लिए उनके ऊपर, एंड फर्दर प्रॉपर स्टैंपिंग कर दी गई है, रजिस्ट्रेशन जहां भी रिक्वायर्ड है वो कर दी गई है, एंड सभी फॉर्मेलिटीज जो थी उनको कंप्लीट कर दिया गया, एंड नाउ दोज डॉक्यूमेंट्स आर लीगली एनफोर्सेबल। अब डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी होती है? बेसिकली आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है कि बोरोर का क्या टाइप है, राइट, एंड सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हो तो आप कैसे एनफोर्स करोगे किसी सिक्योरिटी को, आप लीगली कैसे एनफोर्स कर सकते हो? एंड बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन जो होती है एक रिटन एविडेंस होती है ट्रांजैक्शन का, जो कि कोर्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल है, एंड आप एक चार्ज क्रिएट कर सकते हो प्रॉपर्टी के ऊपर, एंड बैंक को एक अधिकार मिलता है कि भाई आप कोर्ट में जा सकते हो, राइट। एंड फॉर द इट्स आल्सो रिलेटेड टू एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। जब डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है सो इट बेसिकली एक्नॉलेजेस कि हाँ भाई बोरोर ने लोन लिया है। अब नेचर एंड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो होती है दैट बेसिकली डिपेंड अपॉन कि बोरोर का टाइप क्या है, बोरोर इंडिविजुअल है, एलएलपी है, कंपनी है, एचईएफ है, सोसाइटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या चार्ज कौन सा क्रिएट कर रहे हो, मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, या फिर प्लेज हाइपोथिकेशन है, कौन सा चार्ज क्रिएट कर रहे हो, या फिर फैसिलिटी कौन सी दी जा रही है, इट इज अ टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट है, सीसी लिमिट है, कौन सी फैसिलिटी दी जा रही है, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये जो एग्जीक्यूशन रहेगी एंड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रहेगी वो किस तरह की रहने वाली है। एंड डॉक्यूमेंट्स को कौन एग्जीक्यूट करेगा? पर्सन जो कि कंपिटेंट है कानून के द्वारा, कि वो लीगली कंपिटेंट है, पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वही पर्सन डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो माइनर क्या कर सकता है पार्टिसिपेट? नो, क्योंकि माइनर कंपिटेंट ही नहीं है। माइनर को ये अलाउ किया गया है कि आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन माइनर इज नॉट कंपिटेंट। इसी तरह से अगर कोई पर्सन पागल है यानी कि ल्यूनेटिक है, दिवालिया है, दे कैन नॉट बी एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो कंपिटेंट नहीं है अंडर द कोर्ट। और लेट्स से अ पर्सन हु इज एजुकेटेड बाय द कोर्ट, किसी पर्सन को एजुकेट कर दिया कोर्ट ने कि भाई आप नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकता है, राइट। नाउ अब देखते हैं मैनर, समझते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मैनर क्या रहता है। अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बेसिकली एंटर करते हैं। एचयूएफ के केस में जो कर्ता होता है दैट्स बेसिकली द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स, राइट। लेकिन अब हमारे बैंक क्या करते हैं, इन केस ऑफ एचयूएफ जो करता होता है वो तो डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करता ही करता है, साथ ही साथ जो बैंक्स होते हैं ना ये को पार्टनर से भी उनके पर्सनल सिग्नेचर्स करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज
को पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है मैक्सिमम लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो एस्टेट में उनका हिस्सा है वहां तक उनकी लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपने पर्सनल लाइबिलिटी बनवानी है को पार्टनर्स की, तो बैंक क्या करते हैं, को पार्टनर से भी डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। और अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के केस में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी होती है, दे आर हैविंग द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो सभी पार्टनर्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स को। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के केस में जो ऑथराइज्ड पर्संस होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, ऑथराइज्ड पर्संस होंगे, वो बेसिकली एग्जीक्यूट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलिटरेट बोरोअर्स, यानी कि जो बोरोअर्स आपके इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, अब उनको लोन चाहिए, कैसे करेंगे, तो वो एलटीआई आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एलटीआई का इस्तेमाल किया जाता है बाय द मेल्स, एंड आरटीआई यानी कि राइट थंब इंप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है बाय द गर्ल्स, ठीक है, यानी कि फीमेल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एंड फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके आरटीआई एलटीआई लगे, यानी कि जहां कहीं भी एक इलिटरेट पर्सन थंब इंप्रेशन मार्क करता है, वहां पर आपको एक इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए रहेगी कि हाँ भाई जो भी कंटेंट्स थे डॉक्यूमेंट्स के, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उनको इलिटरेट पर्सन को समझा दिया गया है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वो विटनेस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फॉर द ब्लाइंड पर्सन के केस में भी आप यूजुअल मैनर में करेंगे, एंड एक लेटर प्रिस्क्राइब की जाएगी कि आपने डॉक्यूमेंट्स को बता दिया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स है, एंड उसके ऊपर विटनेस के सिग्नेचर हो जाएंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन की जब भी बात आती है ना, तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स बेसिकली टू डेट एंड प्लेस। अब डेट जो होती है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन को डिसाइड करती है, वैलिडिटी को डिसाइड करती है। लॉ लॉ ऑफ लिमिटेशन पता क्या होता है, कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को कितने टाइम पीरियड तक आगे बेसिकली एनफोर्स कर सकते हो कानून के घर में, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यू बेसिकली आप इनको बाइंड कैसे कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो गई तो फिर आप कानून के दायरे में जाकर के एनफोर्सेबिलिटी नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स की, दिस इज टू बी टेकन केयर, राइट। तो यही कारण है कि जो डेट होती है ना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लेट्स से अगर जो डॉक्यूमेंट थे दोज वर एग्जीक्यूटेड ऑन 1 अप्रैल 2026, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 को एग्जीक्यूट कर दिया डॉक्यूमेंट्स को, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो होंगे दीज विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स, यानी कि 2027, 2028, 2029। तो ये 1 अप्रैल 2029 तक जो डॉक्यूमेंट्स है ना, दीज आर लीगली एनफोर्सेबल। अब इन बिटवीन अगर जो बोरोअर है वो पैसे जमा करवाता है, या उसको डिसबर्समेंट मिलता है, या पर्सन ने जो डेप्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर है, रिवाइवल लेटर जिसको हम कहते हैं, या बैलेंस कंफर्मेशन लेटर कहते हैं, वो साइन कर दिए, तो डेफिनेटली लिमिटेशन आगे एक्सटेंड हो जाएगी। वो लिमिटेशन के केस में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, एंड कौन से केस में लिमिटेशन को काउंट नहीं किया था वो भी हमने कवर किया हुआ ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन जो ये डेट होती है ऑन द डॉक्यूमेंट्स, दैट बेसिकली डिफाइंस द लॉ ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। एंड जो प्लेस है वो ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड करता है, कि अगर कुछ लोन में खराबी होती है और कोर्ट में जाना पड़ता है, तो कौन सी कोर्ट में जाएंगे, दैट विल बी डिसाइडेड फ्रॉम दिस प्लेस विच इज मेंशन्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स, वो चीज डिसाइड करेगी। एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है दैट साइंड ऑन द डिफरेंट डेट्स, अलग अलग तारीखों के ऊपर साइन किया गया है, तो जो लास्ट डेट जिसके ऊपर साइन किया गया था डॉक्यूमेंट्स को, उनको कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अगर एक साइन कर दिया 1 अप्रैल को, फिर साइन कर दिया 1 मई को, तो जो 1 मई को साइन किए गए ना उनको कंसीडर किया जाएगा, दोज विल बी कंसीडर्ड। एंड अगर किसी भी तरह का ऑल्टरेशन होता है, इंसर्शन होता है, कटिंग होती है, ओवर राइटिंग होती है, इरेजर होता है, या डिलीशन होती है, दैट इज टू बी प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेंट, सभी के सभी एग्जीक्यूटेंट जो भी है, जो भी बोरोअर्स एग्जीक्यूट करें डॉक्यूमेंट्स को, उनको सभी को उसे बेसिकली करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन अपने लेफ्ट हैंड के साथ सिग्नेचर करे, तो इस चीज को नोट करना होता है बिलो द सिग्नेचर्स, दिस इज टू बी नोटेड कि आपने लेफ्ट हैंड के साथ सिग्नेचर की है, दिस इज टू बी डन। एंड व्हाट अबाउट द वर्नाक्युलर सिग्नेचर्स, नो वर्नाक्युलर सिग्नेचर होते हैं जब हम अपनी लोकल लैंग्वेज में साइन कर दें, यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में सिग्नेचर करते हो, लेट्स से योर डॉक्यूमेंट्स आर इन इंग्लिश बट योर सिग्नेचर आर इन हिंदी, ठीक है, वो हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज में है, ठीक है, तो बेसिकली एक सेपरेट डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि कंटेंट्स को जो लैंग्वेज है, जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, उसमें समझा दिए गए, कस्टमर को बता दिया गया, और वहां पर एक विटनेस भी लेनी पड़ेगी कि भाई ये विटनेस है कि इनके सामने हमने सब कुछ पढ़ के बताया है, राइट।
एंड फर्दर कौन पर्सन साइन नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता? जो इनसॉल्वेंट पर्सन है, माइनर पर्सन है, ल्यूनेटिक पर्सन है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, हैवली ड्रंक पर्सन है, दे कैन नॉट बी एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स बिकॉज वो कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, बिकॉज वो competent नहीं है so as to enter the contract. That's why basically they cannot be signing the documents. वो डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं. क्लियर विद इट? पॉइंट क्लियर हुए हैं वाले? सो यू शुड बी नोइंग ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू इट. फर्दर, विटनेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. अब क्या विटनेस करना जरूरी है? अब जब कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर विटनेसिंग जो होती है दैट इज बेसिकली मैंडेटरी. ठीक है, जैसे मॉर्टगेज डीड है, गारंटी डीड है, पावर ऑफ अटर्नी है, सेल डीड है, असाइनमेंट है. अब यहां पर विटनेस करना जरूरी है, विटनेस डलवानी जरूरी है, दिस इज मैंडेटरी. ठीक है. और जैसे एग्रीमेंट ऑफ प्लेज हो गया, हाइपोथिकेशन हो गया, या लेटर ऑफ सेट ऑफ हो गई, ठीक है, या ओवरड्राफ्ट एग्रीमेंट हो गया. अब इस केस में विटनेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स नॉट मैंडेटरी. तो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर विटनेस जो होती है दैट इज मैंडेटरी, एंड कुछ एक केस होते हैं जहां पर विटनेस जो होती है दैट इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड इसी तरह से कई जगह पर रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज मैंडेटरी. सम डॉक्यूमेंट्स आर इन सच अ केस दैट वहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो वो डॉक्यूमेंट्स को सही नहीं माना जाएगा. लाइक अगर आप कोई मॉर्गेज का चार्ज रजिस्टर करवाते हो, ठीक है, लेट्स से नॉट रिलेटेड टू द इक्विटेबल मॉर्गेज बट अदर देन द इक्विटेबल मॉर्गेज, तो वहां पर मैंडेटरी है कि रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी. एंड इफ नॉट डन, इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट डन, तो उसे कंसीडर किया नहीं जाएगा प्रॉपर. तो उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड कंसीडर किया ही नहीं जाता है. राइट? सो दैट इज आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ. दैट इज आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ. इज दैट क्लियर? तो डॉक्यूमेंटेशन का जो टॉपिक था वो यहाँ पर एंड अप होता है. आई होप कि आपको ये टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें इसमें कवर की जाती है. राइट? जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द ओवरऑल एक्सपोजर लिमिट्स. ओवरऑल एक्सपोजर लिमिट्स बाय द बैंक्स एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस. एंड इसमें हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द एल ई एफ के बारे में बात करेंगे. ठीक है, एल ई एफ क्या होता है? दिस इज लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क. This is related to the large exposure framework. अब देखो फैसिलिटीज या एक्सपोजर किसे कहते हैं हम? व्हाट वी से टू बी एक्सपोजर? एक्सपोजर कुड बी अ फंड बेस्ड एक्सपोजर और इट कुड बी अ नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर. फंड बेस्ड एक्सपोजर जैसे सीसी लिमिट सैंक्शन कर दी, टर्म लोन सैंक्शन कर दिया, ओवरड्राफ्ट दे दिया, दैट इज फंड बेस्ड. नॉन फंड बेस्ड मींस जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी है, डेरिवेटिव है, दैट इज नॉन फंड बेस्ड. तो एक्सपोजर में फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं. दोनों चीजें शामिल होती हैं. एंड जो एक्सपोजर है दिस इज लिंक्ड टू व्हाट? दिस इज लिंक्ड टू द टीयर वन कैपिटल. इसे टीयर वन कैपिटल के साथ लिंक किया गया. टीयर वन कैपिटल मैंने आपको बताया ना बेसल 3 में, जिसमें सीईटी वन एटी वन आता है, उसके साथ इसे लिंक किया गया. अब सिंगल बोरोर की लिमिट कितनी है? व्हाट इज अ सिंगल बोरोर लिमिट? जो चीजें यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं उनको सिर्फ गो थ्रू करना अच्छे से, बिकॉज सम ऑफ द गाइडेंस हैव बीन अपडेटेड. राइट? तो सिंगल बोरोर एक्सपोजर कितना है? दिस इज 20%, जो मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है. 20% ऑफ द टीयर वन कैपिटल. 20% ऑफ द टीयर वन कैपिटल. एंड मैंडेटरली अगर अलग से चाहिए, लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फाइनेंस अगर आप कर रहे हो, सिंगल बोरोर लिमिट कितनी हो जाएगी? +5% अलग से ऐड हो सकता है. यानी कि टोटल पॉसिबल एक्सपोजर जो सिंगल बोरोर से रिलेटेड हो सकता है दैट इज मैक्सिमम 25%. 5% तब ऐड करते हैं व्हेन इट इज रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग. तो टोटल जो सिंगल बोरोर को आप लिमिट दे सकते हो दैट इज 25%. एंड इसी तरह से अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप बोरोअर लिमिट, जीबीएल यानी कि ग्रुप बोरोअर लिमिट के बारे में बात करता हूं, उस सिनेरियो में ग्रुप बोरोअर का जो मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है दैट इज 25% ऑफ द टीयर वन कैपिटल. 25% ऑफ द टीयर वन कैपिटल हो सकता है. और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 10% अलग से दिया जा सकता है. इफ इट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर देन 10% अलग से ऐड कर सकते हो, यानी कि 35% हो सकता है इफ इट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर. क्लियर है चीज? इसी तरह से एनबीएफसी के लिए भी सेम चीज है. एनबीएफसी के लिए भी सेम चीज है कि सिंगल एनबीएफसी के रिलेटेड जो लिमिट है दैट इज 20%. लेट मी राइट ओवर हियर.
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल एनबीएफसी, इनको लिमिट्स को मत देखो, ठीक है, डू नॉट गो फॉर दीज लिमिट्स। तो सिंगल एनबीएफसी को अगर आप फाइनेंस कर रहे हो तो लिमिट कितनी है, 20% ऑफ द टीयर वन कैपिटल। एंड अगर मैं ग्रुप ऑफ एनबीएफसी की बात करता हूँ, ग्रुप ऑफ एनबीएफसी की बात करता हूँ, तो वहां पर लिमिट 25% की है, 25% ऑफ द टीयर वन कैपिटल। 25% of the tier 1 capital is the limit in that scenario. And exposure को large exposure कब कहा जाता है, when we count exposure to be large exposure, मैंने बताया ना आपको लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क एलडीएफ है। तो लार्ज एक्सपोजर किसे काउंट करते हैं, यानी कि अगर एक्सपोजर का जो अमाउंट है, एक्सपोजर का जो अमाउंट है, सिंगल एक्सपोजर का अमाउंट जो है, डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टीयर वन कैपिटल। अगर वो 10% ऑफ द टीयर वन कैपिटल से ज्यादा है तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, वी से इट टू बी द लार्ज एक्सपोजर, उसको लार्ज एक्सपोजर काउंट किया जाता है, उसे लार्ज एक्सपोजर काउंट किया जा सकता है, दैट इज द केस रिलेटेड टू इट। तो ये रिलेटेड है किससे, दिस इज रिलेटेड टू द लार्ज एक्सपोजर। अच्छा, पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, तो सिंगल बोरोर से रिलेटेड पता लग गया। सिंगल बोरोर से रिलेटेड कितना परसेंटेज है, इट इज 20%। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड हो कितना हो जाएगा, इट विल बी 25%। एंड अगर ग्रुप के बारे में बात करें तो इट इज 25%। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो अलग से कितना ऐड कर दोगे, 10% ऐड कर दोगे, यानी कि 35% हो जाएगा, ठीक है। वो ग्रुप आपको मैंने बोरिंग लिमिट बता दी है। एंड अगर सिंगल एनबीएफसी के बारे में बात करें इट इज 20%, अगर ग्रुप ऑफ एनबीएफसी के बारे में बात करें तो इट इज 25%। सो दैट्स द पॉइंट रिलेटेड टू इट जो हमने बात डिस्कस की थी अभी तक। क्लियर हो गया यहाँ पर। एंड इसके अलावा क्या होता है कि इट्स रिलेटेड टू द कनेक्टेड पार्टीज। तो कनेक्टेड पार्टीज के लिए आप ग्रुप एक्सपोजर्स वाला काउंट करोगे, कनेक्टेड पार्टीज के लिए ग्रुप एक्सपोजर इज टू बी काउंटेड ऑफ, राइट, इज दैट क्लियर। एंड लार्ज एक्सपोजर किसे कहते हैं, जहां पर एक्सपोजर जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टीयर वन कैपिटल। अगर 10% या उससे ज्यादा के इक्वल है तो उसे हम लार्ज एक्सपोजर काउंट करते हैं, then we'll be counting it as a large exposure, right? That will be all about today video। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf.info/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.